ऋग्वेद के दशम मंडल का 10वां सूक्त यम यमी संवाद के नाम से जाना जाता है। ये सूक्त अपनी अनूठी विषय वस्तु और जटिल व्याख्याओं के कारण वैदिक साहित्य में विशेष महत्व रखता है। इस संवाद में यमी अपने भाई यम से विवाह की इच्छा प्रकट करती है, जिसे यम अस्वीकार कर देते हैं। आइए इस संवाद का विस्तृत विश्लेषण करें। संवाद का मूल भाव यह है कि यह मुख्य रूप से भाई बहन के बीच विवाह संबंधों की निषेध पर केंद्रित है। यमी, जो यम की जुड़वा बहन है, मानव जाति को आगे बढ़ाने की प्रबल इच्छा से प्रेरित होकर यम से विवाह का आग्रह करती है। वह तर्क देती है कि वे दोनों विवस्वान यानी सूर्य और सरण्यु के संतान हैं, और चूंकि वे सृष्टि के आरंभिक प्राणी हैं, इसलिए उनके मिलन से ही वंश की वृद्धि हो सकती है। इसके विपरीत यम इस प्रस्ताव को नैतिक और धार्मिक नियमों के विरुद्ध बताते हुए दृढ़ता से अस्वीकार कर देते हैं। यम के संवाद में परोक्ष रूप से वैज्ञानिक सिद्धांत भी दृष्टिगोचर होते हैं। यमी अपने आग्रह को सिद्ध करने के लिए कई तर्क प्रस्तुत करती है। सबसे पहले वंश वृद्धि की आवश्यकता। वह मानती है कि मानव जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उनका मिलन आवश्यक है। फिर जन्म से साथ। यमी इस बात पर जोर देती है कि वे गर्भ से ही साथ रहे हैं, इसलिए उनका यह संबंध स्वाभाविक है। इसके अलावा देवताओं की इच्छा। वह यह भी तर्क देती है कि देवता भी ऐसा ही चाहते हैं, जिससे उनके मिलन को वैधता मिले। साथ ही एकांत और गुप्तता। वह एकांत स्थान में इस कार्य को करने का सुझाव देती है ताकि कोई जान न सके। और अंत में भावनात्मक आग्रह। यमी बार बार यम को भावनात्मक रूप से समझाने का प्रयास करती है, उन्हें दुर्बल भी कहती है। यम यमी के तर्कों का खंडन करते हुए नैतिकता और धर्म की स्थापना करते हैं। वे दैवीय विधान का उल्लंघन स्पष्ट करते हैं कि भाई बहन के बीच ऐसा संबंध देवताओं के नियमों के विरुद्ध है। उनका कहना है कि आकाश में रहने वाले गुप्तचर देवता सब कुछ देखते हैं और वे ऐसे अधर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। यम इस बात पर भी जोर देते हैं कि उनके कुल में ऐसा कभी नहीं हुआ है और वे इस अनाचार पूर्ण मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे। वे भविष्य की नैतिकता की स्थापना की बात करते हैं, जब भाई बहन के बीच विवाह वर्जित होगा और पत्नियां अपने पतियों का चुनाव करेंगी। अंत में यम यमी को किसी अन्य उपयुक्त पुरुष से विवाह करने और वंश बढ़ाने का सुझाव देते हैं। यम के तर्कों में नैतिकता के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी उल्लेखित होता है। उनके तर्क आज के आनुवंशिकी विज्ञान यानी कि जेनेटिक्स के सिद्धांतों से पूरी तरह मेल खाते हैं। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो निकट संबंधियों जैसे कि भाई बहन के बीच प्रजनन से संतान में अप्रभावी या रिसेसिव आनुवंशिक रोगों के प्रकट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए यम के तर्क न केवल ऐसे समाज की नींव रखते हैं जहां विवाह के लिए निश्चित नैतिक सीमाएं होंगी, बल्कि भविष्य में आनुवंशिकी के सिद्धांतों का भी महत्व समझा जाएगा। इस सूक्त की व्याख्याओं को लेकर विद्वानों में हमेशा से मतभेद रहे हैं। पहली है शाब्दिक व्याख्या, जिसमें अधिकांश पारंपरिक और आधुनिक विद्वान इसे यम और यमी नामक दो भाई बहन के बीच एक संवाद के रूप में देखते हैं। इस व्याख्या के अनुसार यह सूक्त प्राचीन वैदिक समाज में अनाचार के निषेध को दर्शाता है और एक सुव्यवस्थित सामाजिक नैतिक संहिता की नींव रखता है। यह मानव समाज के विकास में नैतिकता के महत्व को भी उजागर करता है। दूसरी है लाक्षणिक या प्रतीकात्मक व्याख्या, जैसे कि मैक्स मूलर ने दी है, जिसमें यम और यमी को केवल प्रतीकात्मक रूप में देखा गया है। वे यम को दिन और यमी को रात मानते हैं और उनके संवाद को दिन और रात के प्राकृतिक चक्र के रूपक के रूप में देखते हैं। इस व्याख्या के अनुसार उनके मिलन की अस्वीकृति यह दर्शाती है कि दिन और रात कभी पूर्ण रूप से मिल नहीं सकते। कुछ अन्य व्याख्याएं उन्हें प्राण और अपान या अन्य प्राकृतिक शक्तियों के रूप में भी देखती हैं। हालांकि शाब्दिक व्याख्या अधिक प्रचलित और स्वीकार्य है, क्योंकि यह संवाद के स्पष्ट और सीधे अर्थ को बनाए रखती है। तीसरी है नियोग संबंधी व्याख्या, जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में प्रस्तुत किया है। इसमें उन्होंने इस सूक्त के कुछ मंत्रों को नियोग प्रथा के संदर्भ में व्याख्यायित किया है, जहां एक अक्षम पति अपनी पत्नी को संतानोत्पत्ति के लिए किसी अन्य योग्य पुरुष के साथ संबंध बनाने की अनुमति देता है। इस व्याख्या में यम और यमी को पति पत्नी के रूप में देखा गया है, न कि भाई बहन के रूप में। यह व्याख्या परंपरा से हटकर है और इसका मुख्य उद्देश्य वेदों को सामाजिक सुधारों के साथ जोड़ना था। यम के तर्कों का वैज्ञानिक महत्व भी कम नहीं है।
ऋग्वेद के यम यमी संवाद में यम के तर्क सिर्फ नैतिक या धार्मिक ही नहीं थे, बल्कि उनके पीछे कुछ ऐसे सिद्धांत भी निहित थे जिनका वैज्ञानिक महत्व आज भी प्रासंगिक है। यम ने यमी के भाई बहन के बीच विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार करके भविष्य के मानव समाज के लिए स्वस्थ और नैतिक नियमों की नींव रखी। आइए उनके तर्कों के वैज्ञानिक महत्व को समझते हैं। सबसे पहले, आनुवंशिक विविधता का संरक्षण। यम का तर्क था कि भाई बहन के बीच विवाह अनाचार है और देवताओं के नियम के विरुद्ध है, और ये बात आज के आनुवंशिकी विज्ञान के सिद्धांतों से पूरी तरह मेल खाती है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो निकट संबंधियों जैसे भाई बहन के बीच प्रजनन से संतान में अप्रभावी आनुवंशिक रोगों के प्रकट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। पुनरावृत्ति या होमोप्लास्मी तब होती है जब दो निकट संबंधी संतान उत्पन्न करते हैं तो उनमें समान हानिकारक जीनों के होने की संभावना अधिक हो जाती है। ऐसे में अगर माता और पिता दोनों में किसी अप्रभावी रोग का जीन मौजूद है तो बच्चे में उस रोग के होने का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा पीढ़ी दर पीढ़ी इनब्रीडिंग से जनसंख्या में हानिकारक जीनों का संचय हो सकता है, जिससे उस समूह की समग्र स्वास्थ्य और उत्तरजीविता पर काफी असर पड़ता है। हम भले ही इसे मात्र एक अवधारणा माने, किंतु यम के तर्क के अनुरूप आचरण आनुवंशिक विविधता के संरक्षण के लिए आवश्यक है। यह एक सहज या अनुभवजन्य ज्ञान हो सकता है कि ऐसे संबंध सही नहीं हैं, क्योंकि इनके परिणाम स्वरूप कमजोर या रोगग्रस्त संतानें पैदा होती हैं। अब बात करते हैं सामाजिक जैविक विकास और नैतिक नियमों की। मानव समाज के विकास में नैतिकता और सामाजिक नियमों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यम का यह कहना कि ऐसा हमारे कुल में कभी नहीं हुआ है और ये भविष्य के नियम हैं, यह दर्शाता है कि उन्होंने एक ऐसे सामाजिक मानदंड की स्थापना की जो दीर्घकालिक मानवीय अस्तित्व के लिए फायदेमंद था। ऐसे नैतिक नियम जो इनब्रीडिंग को रोकते हैं, वे अंततः एक स्वस्थ और मजबूत मानव आबादी को बढ़ावा देते हैं। ये सिर्फ व्यक्तिगत स्वास्थ्य नहीं, बल्कि पूरे मानव प्रजाति की उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण है। इनब्रीडिंग पर रोक न लगाने से परिवार और समाज के भीतर जटिल और अस्वस्थ संबंध भी बनते। यम का तर्क सामाजिक स्थिरता और स्वस्थ पारिवारिक संरचनाओं के निर्माण में सहायक था। यम के तर्कों को एक प्रकार के प्राकृतिक चयन के रूप में भी देखा जा सकता है, जहां ऐसे व्यवहार जो प्रजाति के लिए हानिकारक हैं, जैसे इनब्रीडिंग, समय के साथ अस्वीकृत कर दिए जाते हैं। जिन समाजों ने ऐसे नैतिक नियमों को अपनाया, वे संभवतः अधिक स्वस्थ और सफल हुए। ऐसे नियम जो आनुवंशिक रूप से मजबूत संतान को बढ़ावा देते हैं, वे अंततः उस प्रजाति की प्रजनन सफलता और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाते हैं। यम का यह कहना कि भविष्य में स्त्रियां अन्य पुरुषों के साथ विवाह करेंगी, यह दर्शाता है कि उनके तर्क केवल तात्कालिक स्थिति तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे एक दूरदर्शी सामाजिक संरचना का अंश थे। यह एक ऐसी व्यवस्था की ओर इंगित करता है जहां विवाह संबंधों में विविधता होगी, जिससे आनुवंशिक स्वास्थ्य और सामाजिक सामंजस्य दोनों सुनिश्चित होंगे। संक्षेप में, यम के तर्क, चाहे उनका आधार धार्मिक या नैतिक रहा हो, आधुनिक विज्ञान द्वारा समर्थित हैं। उन्होंने अनाचार को अस्वीकार करके न केवल नैतिकता की स्थापना की, बल्कि मानव प्रजाति के आनुवंशिक स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक योगदान भी दिया। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान में ऐसे अंतर्निहित सिद्धांत थे जो आज के वैज्ञानिक खोजों से मेल खाते हैं, भले ही वे उन्हें सीधे वैज्ञानिक भाषा में व्यक्त न किए गए हों। निष्कर्ष के तौर पर ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10 का यम यमी संवाद वैदिक काल में नैतिक और सामाजिक नियमों के विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण है। यह सूक्त अत्यंत ही सरल भाषा में सहोदर भाई बहन के बीच यौन संबंध के निषेध को स्थापित करता है और एक व्यवस्थित समाज के लिए आवश्यक नैतिक सीमाओं को रेखांकित करता है। यम की दृढ़ता और उनकी नैतिक उच्चता भविष्य के मानव समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करती है, जो केवल जैविक आवश्यकताओं से आगे बढ़कर नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। यह संवाद सिर्फ एक धार्मिक पाठ नहीं है, बल्कि उस समय की सामाजिक चेतना
और नैतिक मूल्यों का एक महत्वपूर्ण मूल भी है।